हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस और अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस गेट और ईएससी में आते हैं, इसके बारे में तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ डेरिवेशंस के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेडी फ्लो सिस्टम्स के केसेस में क्या होता है कि जो मास एंटर हो रहा है किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में या सिस्टम में, तो उतना ही मास को बाहर भी आना होगा। तो देर इज़ नो मास स्टोर्ड इन द सिस्टम और अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये पहला केस है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। अगर हम एनर्जी की बात करें तो सेम चीज़ एनर्जी के साथ भी है, क्योंकि स्टेडी है तो एनर्जी जितनी एंटर करेगी सिस्टम में, सेम एनर्जी को बाहर आना होगा। तो एनर्जी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है, और जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। राइट। अब हम एनर्जी फ़्लो इन अनस्टेडी सिस्टम्स या अनस्टेडी एनर्जी फ़्लो इक्वेशंस हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, क्योंकि और क्या डिफरेंस होगा इसका स्टडी से, तो वो ये होता है कि अनस्टेडी फ़्लो एनर्जी इक्वेशन सिस्टम्स जो होते हैं, इन केसेस में क्या होता है कि जितना मास एंटर करता है सिस्टम में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उतना ही मास एग्ज़िट भी करेगा सिस्टम से। हो सकता है कि कोई मास एग्ज़िट करे ही ना, या हो सकता है जो आपने सिस्टम में पहले से स्टोर करके रखा हो तो वही एग्ज़िट कर जाए और एंट्री कुछ ना हो। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट केसेस इन क्वेश्चंस में आते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसके आए हैं, और इसके हम कुछ केसेस इस वीडियो में देखेंगे। एनर्जी इक्वेशंस की बात करें तो इस केस में भी मास की तरह ही हम लोग देख सकते हैं कि जितना एनर्जी एंट्री कर रहा है किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में, उतना एग्जिट हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन अ कंट्रोल वॉल्यूम एंटरिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन अ कंट्रोल वॉल्यूम गोइंग आउट, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम वी कैन फाइंड आउट।
अब हम एक केस की बात कर लेते हैं जिसमें कि हम ये मान लेते हैं दैट देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद हमारा एनर्जी इक्वेशन होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट केस हम ये मान लेते हैं दैट इफ़ the process is reversibly adiabatic or an isentropic process, and there is no shaft work is done, so then the energy equation कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो रिज़ल्ट है दैट T2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ Ti, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है और गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट रिमाइंड भी कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशंस जो भी अभी मैंने बताई, जैसे कि आइसेंट्रोपिक हीट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, शाफ्ट वर्क ज़ीरो है, और मास आउट ऑफ द सिस्टम है ही नहीं जिसकी वजह से एच ओ भी ज़ीरो है। तो उन सब रीजंस की वजह से क्या होगा, जो सिस्टम में जो टेम्परेचर होगा, कंट्रोल वॉल्यूम में जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होगा वो गामा टाइम्स होता है ऑफ टी आई, यानी जो एंटरिंग टेम्परेचर है उसका गामा टाइम्स होगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन भी है जो कि गेट में एक क्वेश्चंस में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।